न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूनिट 4 में आज का हमारा टॉपिक है टाइप बी न्यूक्लियस किस तरीके से स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। दो तरीके के अनस्टेबल न्यूक्लियस हमने पढ़े थे, टाइप ए न्यूक्लियस और टाइप बी न्यूक्लियस। आज का हमारा लेक्चर है कि टाइप बी न्यूक्लियस किस तरीके से स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। टाइप बी न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जो स्टेबिलिटी कर्व से नीचे पाए जाते हैं। स्टेबिलिटी कर्व पर N/P रेशियो स्टेबल न्यूक्लियस का होता है। उसके नीचे जो मिलेंगे उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कम होगा और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेबल न्यूक्लियस, यानी उसका N/P रेशियो लेस देन स्टेबल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए ये वो प्रोसीजर अपनाएंगे जिससे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बढ़े या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कम हो, ताकि उसका N/P रेशियो स्टेबल होने के लिए सफिशिएंट हो जाए। पहला तरीका इसमें होता है पॉजिट्रॉन एमिशन। क्या कह रहे हैं हम, क्या नाम कह रहे हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दो वर्ड मिलकर के बन रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हाट इज़ पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन इज़ जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। लेकिन ये बच्चों प्रोटॉन नहीं है। जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है उसके पास भी प्लस चार्ज होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन इज नॉट अ प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन इज अ इलेक्ट्रॉन विथ अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में वन चार्ज होता है, वन मास होता है। पॉजिट्रॉन में वन चार्ज होता है, लेकिन उसका जो मास होता है वो ज़ीरो होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन? प्रोटॉन इज़ 1p1, यानी जिसका चार्ज भी 1 है और जिसका मास भी 1 है। व्हाट इज़ पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इट हैज़ नो मास, इट हैज़ ओनली +1 पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज़ पॉजिट्रॉन? +1 बीटा पार्टिकल जैसा लिख करके आप उसके ऊपर 0 लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, कौन सा एमिशन? पॉजिट्रॉन एमिशन। तो पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस में पाया नहीं जाता है, एक रिएक्शन से जनरेट होता है। क्या है वो रिएक्शन? यहाँ आप देख रहे हो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन में साथ में न्यूट्रिनो निकला था। यहाँ न्यूट्रिनो की जगह क्या निकल रहा है? एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। वहाँ हमने न्यू बनाया था, यहाँ हम न्यू के ऊपर एक बार लगा करके से हम एंटी न्यूट्रिनो लिखते हैं। एंटी न्यूट्रिनो का ना कोई चार्ज होता है, ना कोई मास होता है। ये केवल चक्रण को संतुलित करने के लिए, ये केवल स्पिन को बैलेंस करने के लिए साथ में बाहर निकलता है। तो जब भी पॉजिट्रॉन एमिशन होता है तो आप क्या देख रहे हो? एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूट्रॉन में। ठीक है, एक p कम हो गया, एक n बढ़ गया। तो N/P रेशियो जो कम था उसमें p कम हो गया, n बढ़ गया, तो N/P रेशियो क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देख रहे हैं, एक है हमारे पास नियोन जिसका Z है 10, वो कन्वर्ट होता है, एक पॉजिट्रॉन निकालता है, एक एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। तो 10 किस में कन्वर्ट हो गया? 9 में। एक Z कम हो गया और 19 जो है वो 19 ही रहा, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गया लेकिन A सेम रहा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? Z डिक्रीजेस बाय 1 and number of neutron increases by 1, hence A remains the same. ओके, तो आप क्या देख रहे हो? जैसे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कार्बन का लिया है, तो कार्बन के एग्जाम्पल में हम क्लियरली देखते हैं 6 कन्वर्ट हो जाता है 5 में और 11 11 ही रहता है। इस 6 कार्बन 11 में N/P रेशियो क्या है? 5/6। क्या है N/P रेशियो? 5/6। ये 5/6 बढ़ करके कितना हो जाता है? 6/5 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर Z क्या हो गया? 1 से कम हो गया, उल्टा हो गया। 5/6 से 6/5 हो गया, है ना। तो हमारा जो रेशियो था वो जो स्टेबिलिटी प्लेट से नीचे था वो स्टेबिलिटी प्लेट पर आ जाता है और हमारा न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छी तरीके से सुनो। कार्बन जिसका Z 6 था
उसका एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन बनाता है जो बाहर निकल जाता है। पॉजिट्रॉन तो बाहर निकल गया स्टेबल करने के लिए, लेकिन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन का नंबर एक कम हो गया, इसलिए 6 किस में कन्वर्ट हो गया, 5 में कन्वर्ट हो गया। एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन पहले 5 थे, अब न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ 5 से 6 हो गए, न्यूट्रॉन 5 से 6 हो गए, प्रोटॉन 6 से 5 हो गए, तो ए उसका क्या रहा, ए उसका 11 का 11 ही रहा। तो जब हम n/p रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो 5/6 से उसका 6/5 हो गया, वो n/p रेशियो उसका बढ़ गया, तो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी प्लेट पर आ जाता है। राइट, अब ये पॉजिट्रॉन जो बाहर निकला, हमने ये तो कह दिया कि कार्बन बोरोन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी तो कम होगा। अगर न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन कम हो गया जो न्यूट्रॉन में बदल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भी तो कम होगा, नहीं तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियस नहीं रहेगा। इसलिए वो पॉजिट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है, वो पॉजिट्रॉन क्या करेगा, वो पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है। 1 पॉजिट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म 2 फोटोन्स, तो बाहर कौन निकलता है, 2 फोटोन बन करके वो बाहर निकल जाता है। तो चेंज क्या हुआ, एक एलिमेंट अपने पीछे वाले एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में 2 फोटोन बाहर। एक फोटोन की एनर्जी 0.511 MeV होते हैं, 2 आते हैं, दोनों की एनर्जी, हर की एनर्जी 0.511 MeV बाहर आती है। ये हमारा था पॉजिट्रॉन एमिशन। दूसरा तरीका, 3 तरीके 4 तरीके ये एक्सेप्ट करेंगे, 3 मानते हैं, एक मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगी और वो भी होता है और कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो दूसरा तरीका है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। व्हाट इज़ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, नाम से ही पता लग रहा है, के इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण बोलते हैं हिंदी में इसको। व्हाट इज़ KLMN हम शेल पढ़ते हैं, फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के पास होता है उसे हम बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या करता है, न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन के का एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है। न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में बैलेंस करने के लिए, चक्रण को संतुलित करने के लिए न्यूट्रिनो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो बच्चों, इस प्रोसेस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक न्यूट्रॉन बनाया। कन्वर्जन वही हुआ जो पॉजिट्रॉन में हुआ था, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो हमारा n/p रेशियो में सेम चेंज होगा जो हमने पॉजिट्रॉन में पढ़ा था, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ चेंज क्या हुआ, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल करके पॉजिट्रॉन बाहर निकलता था पहले, यहाँ प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया और फिर न्यूट्रॉन में बदल गया। प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन n/p रेशियो में सेम चेंज ऑब्जर्व होता है। इसमें दूसरा जो चेंज होता है, वहाँ अपने पास खाली 2 फोटोन निकले थे, यहाँ दूसरा क्या चेंज होगा वो देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा चेंज हो रहा है हमारे पास कि जब के का इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस में चला जाता है, हम क्या पढ़ते हैं, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में से एक न्यूक्लियस में चला गया, तो पहली शेल में एक ही न्यूक्लियस रहा। अगर के बाद एल है तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चों, पहली शेल के में 2 में से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया, तो वहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन रहा। दूसरा जो शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 8 है, और हम पॉलीस एक्सक्लूजन लॉ पढ़ते हैं, ऑफ्बो प्रिंसिपल। ऑफ्बो प्रिंसिपल क्या कहता है, जब तक लोअर एनर्जी वाले स्पेस अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में नहीं जाता है। तो के में एक वॉइड है और सेकंड वाला जो एल वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा कि सेकंड शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में आ जाएगा, तो एम्प्टी स्पेस के में ना रह करके सेकंड में चला गया। सेकंड के बाद अगर थर्ड भी है तो थर्ड का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड में आ जाएगा, और एम्प्टी स्पेस कहाँ चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन किसका कैप्चर करता है, फर्स्ट शेल का के का करता है, लेकिन जो होल बनता है वो होल लास्ट में जाकर के कहाँ बनता है, वैलेंस शेल में बनता है।
ओके। और वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है, तो जैसे हम कहते हैं कार्बन बोरोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो वो लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म होता है, लेकिन न्यूक्लियस के का इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2 से 1 में, या पहले 3 से 2 फिर 2 से 1 में जंप करता है। ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है, और वो किस रेंज की वेव्स होती है, वो एक्सरेज के रेंज की वेव्स होती है। तो जब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो उसके साथ एक्सरेज निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि फोटोन तो बनेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में रिएक्शन कर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रॉन बनाएंगे और एनर्जी फोटोन के रूप में तो निकलेगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्या निकलेगा, एक्सरेज निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि एक्सरेज कहाँ से आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जब जंप करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव्स एक्सरेज की वेव्स होती है। ओके। मेनली कौन सा एमिशन होता है, दोनों एमिशन में सेम बात है, लेकिन मेनली एमिशन पॉजिट्रॉन का ही होता है। वो आसानी से होता है, उसमें कम एनर्जी चाहिए, वो फटाफट हो जाता है। थर्ड वे जिससे न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करता है, दैट इज़ प्रोटॉन एमिशन। जैसे हमने पिछले टर्म पर न्यूट्रॉन एमिशन पढ़ा था, वैसे ही हम इसमें कहते हैं कि एक प्रोटॉन सीधा बाहर निकल जाता है और N/P रेशियो को स्टेबिलिटी प्लेट पर ले आता है। न्यूट्रॉन को बाहर निकलने के लिए हमने कहा था बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू, न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू दूसरे न्यूक्लियन से बंधा हुआ है। तो प्रोटॉन को तो बाहर निकालने के लिए न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज था, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से बाहर निकालने में हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए, हम यहाँ कह रहे हैं हमें 8 MeV की एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियस में नहीं होती है, इसलिए फिर भी न्यूट्रॉन एमिशन तो एक तो एग्जाम्पल होते हैं, प्रोटॉन एमिशन से कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। 3 तरीके बुक में बता रखे हैं जो मैंने आपको बताएं। पहला तरीका हमने पढ़ा पॉजिट्रॉन एमिशन, दूसरा तरीका हमने पढ़ा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और तीसरा तरीका प्रोटॉन एमिशन। प्रोटॉन एमिशन तो बिल्कुल ही नहीं होता है, खाली थ्योरेटिकल बात है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर रेयरली होता है, और मेनली किससे होता है, मेनली पॉजिट्रॉन एमिशन से ही होता है। मैं यहाँ एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी, अल्फा पार्टिकल एमिशन आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी अल्फा पार्टिकल एमिशन से भी N/P रेशियो इंक्रीज़ होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देख लो, इस एग्जाम्पल में हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 92238, ठीक है। तो 92238 किस में कन्वर्ट होता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। तो एक हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम में। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज हीलियम न्यूक्लियस, 2He4। तो इसका ये 2 से कम हो गया और इसका A जो है वो 4 से कम हो गया। दिखने में आपको लग रहा होगा कि 2 प्रोटॉन निकले 2 न्यूट्रॉन निकले तो N/P रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन देखो आप, इसमें 238 माइनस 92, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 146 हो गए, डिवाइडेड बाय 92 कितना है, 1.58। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं 234 माइनस 90 144 आता है, 144 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ प्रोटॉन करते हैं तो 90 आता है। तो 158 किस में कन्वर्ट हो गया, 160 में कन्वर्ट हो गया। तो इससे 158 से हमारा रेशियो क्या हो गया, 1.60 हो गया, 1.58 से 1.60 हो गया, यानी हमारा N/P रेशियो बढ़ गया। तो बुक में ये तरीका नहीं दे रखा है, लेकिन अल्फा पार्टिकल एमिशन भी N/P रेशियो को बढ़ाता है और फ्रीक्वेंटली होता है। अल्फ़ा बीटा गामा हम रेडिएशन पढ़ते हैं और इससे भी हमारे पास स्टेबिलिटी अटेंड होती है। तो ये हमने पढ़ा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के, हमने 3 पैरामीटर पढ़े बच्चों। पहला पैरामीटर हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने कहा था जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा। दूसरा पैरामीटर हमने पढ़ा पैकिंग फ्रैक्शन। हमने कहा था जितना पैकिंग फ्रैक्शन का मान नेगेटिव में होगा उतना न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा।
थर्ड बात हमने पढ़ी स्टेबिलिटी कर्व। जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी कर्व पर लाई करते हैं वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, उसके ऊपर पाए जाने वाले न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं, उसके नीचे पाए जाने वाले न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं। तो बच्चों, अगर स्टेबिलिटी पैरामीटर पूछा जाए तो याद रखना है हमें 3 पैरामीटर पर एक्सप्लेन करना है। कभी लेंथी क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को आप किस किस पैरामीटर से एक्सप्लेन करोगे। तो पहला पैरामीटर आप उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोगे, दूसरा पैरामीटर आप उसमें पैकिंग फ्रैक्शन को पूरा समझाओगे, और तीसरा स्टेबिलिटी कर्व, स्टेबिलिटी प्लेट, स्थायित्व पट्टिका, स्थायित्व वक्र, N/P रेशियो, ये सब एक ही बात है, तीसरा ही पैरामीटर होगा। तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।